Very good morning, everyone. We will continue with the chapter एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, पेज नंबर 26 पर मिडल पोर्शन में देखिए। लोबसंग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। हमने पढ़ा था कि बचेंद्री जो थी वो बर्फ की चट्टान के नीचे दब गई थी और अब उसे बचाने में लोबसंग ने बहुत ही अधिक फुर्ती दिखाई और स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। तुरंत उसने बहुत तेज़ी से ही बचेंद्री को बचाया और थोड़ी सी भी देरी अगर हो जाती तो उसकी शायद मौत हो जाती। इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। रात्रि के समय ये घटना घटित हुई थी और सुबह के समय जो सुरक्षा दल थे वो नीचे से वहां पर पहुंच गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक 16 मई का दिन था, प्रातः 8 बजे तक जो थे वो सभी बचाव कार्य जो थे वो शुरू हो गए थे। शेरपा की टांग, एक शेरपा कुली की टांग की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी। एक शेरपा कुली जो कि उनके साथ सामान ढोने के लिए चल रहा था, उसकी टांग की हड्डी जो थी वो टूट गई थी। अब उसे भी डॉक्टरी सहायता मिलनी आवश्यक थी और उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर, वहाँ पर कोई कह लो कि डॉक्टरी फैसिलिटी तो थी नहीं, और एक खुद का ही बनाया हुआ स्ट्रेचर था जिस पर लेटाकर उसे नीचे लाया गया। और नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। साहसिक कार्य मतलब साहस से भरा हुआ काम था, क्योंकि इतनी मतलब ऊंचाई थी और वहां पर जाकर किसी को नीचे लाना बिना स्ट्रेचर के और खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पे बहुत ही साहस बड़ा भरा हुआ काम था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें आई थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने लोगों को चोट आई थी? 9 पुरुषों को चोट आई थी। टूटी हड्डियां आदि के कारण बेस कैंप में उन्हें भेजना पड़ा था। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? उन्होंने बचेंद्री से पूछा कि क्या तुम डरी हुई थी? भयभीत मतलब डरी हुई। जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? क्योंकि कर्नल खुल्लर उससे बार बार पूछते हैं, वह पहली बार जा रही है इस अभियान पर, तो उससे पूछा कि अगर तुम डर गई हो तो तुम वापस जा सकती हो, जाना चाहती हो? वह बहुत ही अडिग तरीके से बोली, मतलब उसका जो उसने निर्णय ले लिया था वह उस पर अडिग थी। उसने बोला नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मतलब बचेंद्री ने किसी भी हिचकिचाहट के बिना कहा। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। साउथ पोल कैंप पहुंचकर उसने अगले दिन जो चढ़ाई जहां से करनी थी उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। यूं ही तो मुंह उठा के नहीं चल पड़ते ये लोग, उसके लिए पहले इंतज़ाम करने पड़ते हैं। मैंने खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे तक बिस्सा आया, बिस्सा भी उनका एक सहायक है, उसने उनका एक साथी है, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। कि जय और मीनू, ये भी उनके साथियों के नाम है, अभी बहुत पीछे रह गए थे, पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि चढ़ाई करते समय कुछ लोग आगे पहुंच जाते हैं और कुछ धीरे धीरे चढ़ते हुए उनके पीछे आते हैं। कि जय और मीनू उनके पीछे आ रहे थे। मैं चिंतित थी, चिंताग्रस्त थी, क्योंकि मुझे अगले दिन की चढ़ाई उनके साथ करनी थी और वो अभी तक पहुंचे नहीं थी। इस बारे में उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, कहीं वो उन्हें देरी ना हो जाए, क्योंकि वह उसके मन में आगे बढ़ने की उमंग थी। धीरे धीरे वो आ रहे थे, क्योंकि उनके पास बोझ था और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करना मुश्किल होता है पहाड़ी इलाकों में, इसलिए उसका असर चाल पर भी पड़ता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। और उसने दोपहर बाद, मतलब जो सदस्य की जय और मीनू जो पीछे रह गए थे उनकी मदद करने, कि अगर मैं उनकी मदद करूंगी तो हो सकता है कि वो थोड़ी जल्दी जल्दी चढ़ाई कर ले और वो नीचे उतरना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी आगे आने के बाद फिर से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन वह अपनी साथियों की मदद के लिए नीचे जाती है। इससे पता चलता है कि वह सबकी मदद करने वाली लड़की थी। मैंने बर्फीली हवा में तंबू के बाहर कदम रखा
जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे आ रहे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। ये एक चोटी का नाम है, जिनेवा स्पर। तो उस चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक का अर्थ होता है आभार मानते हुए चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम आगे मत जाओ, मगर मुझे की से मिलना था, लेकिन की जो था वो पीछे रह गया था और वो की से मिलना चाहती थी। थोड़ा सा और आगे उतरने पर मैंने की को देखा, उससे की मिल गया। मुझे देखकर वह हक्का बक्का हो गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाने के बाद ही कोई व्यक्ति नीचे आने का साहस कर सकता है। तो वह हक्का बक्का हो गया कि तुम नीचे कैसे आ गई, तुमने इतनी बड़ी जोखिम होता है खतरा, क्यों ली बचेंद्री। मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि हम सब एक दल में चल रहे हैं, आपस में साथी हैं, और अगर कोई साथी जो है किसी कारणवश उसे कोई मुश्किल आती है, तो ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उसकी मदद करें। की हंसा और पेय पदार्थ से उसने प्यास बुझाई। पेय पदार्थ एनी ड्रिंक की बात हो रही है, किसी जूस की बात हो रही है, या कोई भी पीने वाली चीज़ को पेय पदार्थ कहा जाता है। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपना सामान खुद ही उठाऊंगा, तुम आगे चलो। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लहाटू और बिस्सा, जो कि दूसरे अन्य साथी थे, हमें मिलने नीचे उतर आए। वो भी नीचे उतर आए, और हम सब साउथ पोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह जहाँ भी उपलब्ध थी वहाँ पर लौट आए। साउथ पोल जो था पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह थी। साउथ पोल कैंप जो पृथ्वी पर थोड़ी कठोर जगह थी, जहाँ थोड़ी देर रुका जा सकता था, आराम किया जा सकता था, जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक महत्वपूर्ण कैंप था। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मतलब उसके मन में आगे बढ़ने की उमंग थी, और वो जल्दी ही सुबह 4 बजे उठी। उसने थोड़ी सी बर्फ़ पिघलाई, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का सा उसने नाश्ता किया, और बाद में लगभग 5:30 बजे तक अपने तंबू से वो निकल पड़ी। अंगदौर्जी बाहर खड़ा था और कोई भी आस पास नहीं था। अब आप इमेजिन करो, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाओ कि इतनी बर्फ जमी हुई है, और सुबह के 4 बजे बहुत धूप अंधेरा ही होगा वहाँ पर, और तब भी बचेंद्री के मन में आगे बढ़ने की चाह थी। और इतनी ठंड थी कि अगर उनके जो कॉस्ट्यूम थे, जो उन्हें पहनाए गए थे, कपड़े जैसे पहनाए जाते हैं, उनके विशेष प्रकार के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनमें से अगर उंगली भी बाहर निकल जाए तो वह कट जाने का खतरा रहता है, मतलब नीली पड़ जाने का खतरा रहता है। इतनी अधिक वहाँ पर कंपा देने वाली ठंड थी। अंगदौर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदौर्जी ऑक्सीजन के बिना ही चढ़ने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यों-ज्यों हम पहाड़ी इलाकों पर ऊपर चढ़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाथ-पाँव सुन्न होने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से इंसान को सांस लेने में कठिनाई होती है। लेकिन अंगदौर्जी एक हठी व्यक्ति था, और वह कहता है कि मैं बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ूँगा, जिसके कारण उसके हाथ-पाँव जो थे वो ठंडे पड़ रहे थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो वो कहता है कि मैं मतलब खुले रात को वहाँ पर रुकना जो था वो जोखिम जो भरा ਤੁਹਾਡੀ था। ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ स्टूडेंट्स। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ और ਲੱਗੀ ਆ। वैसे दीपांशी अपने आप को म्यूट करिए बेटे। दीपांशी अपने आप को म्यूट रखिए। तो मतलब वो उसी दिन ही उसे उस जगह पर वापस आना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वो इतनी ऊंचाई पर चढ़कर वापस आना, साउथ पोल वापस आना चाहता था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, और जितनी अगर जल्दी सुबह चढ़ाई शुरू
हो जाती। तो कहते हैं ना, शाम के समय बहुत गहरा कोहरा पड़ जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, दृश्यता शून्य हो जाती है। तो अगर सुबह-सुबह जल्दी से चढ़ाई शुरू की जाती तो वे समय पर वापस आ जाते। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम वाला काम होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौटकर आने में भी जोखिम था, खतरे से भरा था। मुझे फिर भी अंगदौर पर विश्वास था, क्योंकि अंगदौर पहले भी जा चुका था। और बचेंद्री कहती है कि मुझे अंगदौर पर विश्वास था क्योंकि वह उसका एक अच्छा साथी था और साथ ही साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। उसे पता था कि वो पहले भी चढ़ाई कर चुका है और उसमें क्षमता है और कर्मठता है। जो भी वह काम करता है वह दृढ़ निश्चयी होकर करता है और इसके बारे में वह आश्वस्त थी, उसे पूरा-पूरा भरोसा था। क्योंकि हमारे साथी कोई, अगर हमारा साथी है, हमने उसके उसके काम को देखा है, उसके परिश्रम करने की भावना को देखा है, तो हम उस पर एक भरोसा करने लगते हैं। तो इसी तरह बचेंद्री को भी अंगदौर्जी पर भरोसा था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने को तैयार नहीं था। अन्य जो थे वो भी चढ़ने वाले थे, लेकिन इतनी सुबह-सुबह वो कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके साथ जो था वो चढ़ना चाहता था। इसलिए अंगदौर्जी और बचेंद्री दोनों ने ही अकेले ही चढ़ाई करने की सोची। और हल्की-हल्की सुबह के समय हल्की-हल्की हवा चल रही थी। 6:20 का समय था जब अंगदौर्जी और बचेंद्री वहाँ से निकल गए और चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन ठंड बहुत अधिक थी और मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर क्या होता है? जो भी सामान, जो आवश्यक ज़रूरी सामान होता है, जो गर्म चीज़ें होती हैं, जिनमें वो जो कॉस्ट्यूम कह लो या जो भी उन्होंने पहना हुआ था, वो विशेष तौर पर जो कपड़े उनके होते हैं वो चढ़ाई के कारण वो ऐसे कॉस्ट्यूम्स बनाए जाते हैं। तो आवश्यक सामग्री को कहा जाता है, वो उनमें काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी और इन्हें पहनकर व्यक्ति जो है वो गर्म रहता है। क्योंकि आम तरह के गर्म कपड़े जैसे स्वेटर हो गया या जैकेट्स होगी वे लोग नहीं पहनते। एक स्पेस सूट पहनते हैं, विशेष प्रकार के कपड़े कह लो पहनते हैं और उनमें वो गर्म थी और दोनों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मतलब वो लगातार निश्चित गति मतलब लगातार चढ़ते जा रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी कि भुर-भुर जा रही थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा किसे कहते हैं? एक औजार या औजार को कहा जाता है जिसे मिट्टी को काटने या के काम में भी लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बर्फ काटने के काम में लाया जाना था। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चढ़ाना पड़ा। फावड़े को जितनी जोर से मारो उतनी ही हम जल्दी से मिट्टी खोद सकते हैं। तो यहाँ पर बर्फ जो थी वो सख्त थी और उसे जोर से फावड़ा चलाना पड़ा और ढलानें थी जिन पर पैर फिसलने का खतरा था। चारों तरफ बहुत ही जोखिम था, जिससे कि उसे जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। आगे से वो नुकीले होते हैं, दांत बने होते हैं और जिनसे कि बर्फ काटी जा सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि एक भी गलत कदम जिंदगी को मौत के हवाले कर सकता था। इसलिए उसने हर कदम जो था वो बहुत सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। कौन? बचेंद्री और अंगदौर्जी। अंगदौर्जी ने पीछे मुड़कर देखा, मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्हें हैरानी भी हुई लेकिन खुशी भी हुई कि वह भी बहुत कर्मठ औरत थी और उसमें भी परिश्रम करने की बहुत अधिक भावना थी और जो फैसला ले ले उससे बदलने वाली लड़की नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर पर कैंप पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, लेकिन हम बहुत ही तेज़ी से गति से चले हैं और
हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि शिखर तक पहुंचने में हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, हम ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। तो ये सब वो आपस में ही बात कर रहे थे और बहुत ही ऊंचाई पर वो जल्दी से चढ़ने वाले थे, क्योंकि वैसे भी दो थे, अगर ज़्यादा लोग हो तो समय लगता है। और दोनों ही बहुत गति से चल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तेज़ी से 1 बजे तक शिखर कैंप पर पहुंच जाएंगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज नंबर। मेरे पास पेज नंबर थोड़े डिफरेंट है, तो आप अपने पेज देख लीजिए। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलन की रस्सी लाया था। नायलन की रस्सी आपने देखी होगी, घरों में होती है, प्लास्टिक की रस्सी। इसलिए अंगदौड़जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, ताकि दोनों का संतुलन बना रहे। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा अब 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने का अंदेशा था और अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो चढ़ने और उतरने में मुश्किल आ सकती थी। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया गया। मैंने रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और फिर थोड़ी सी मतलब मुश्किल होने लगी शायद सांस लेने में, और थोड़ी सी ऑक्सीजन बढ़ाई गई और उसके बाद उसे अच्छी तरह सांस आने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, मतलब हवा भी ठंडी और तेज तेज गति से चल रही थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। चारों तरफ दृश्यता मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य तक आ गई थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा था, धुंध था, बर्फ उड़ रही थी और बर्फीला इलाका था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मैंने सांस मानो रोक ली। उसने देखा कि अब बिल्कुल भी ढलान नहीं है और मुझे विचार कौंधा, उससे विचार कौंधा मतलब उसके मन में विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला वो बन गई थी और ये बहुत फख्र की बात थी कि कोई महिला, भारतीय महिला इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करती है। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी, शंकुनुमा थी, शंकुनुमा कोन बना हुआ था और बहुत ही कम जगह थी, 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, मतलब पैर रखने को भी मुश्किल से जगह थी। कोई सपाट ढलान नहीं थी, सीधा समतल सरफेस नहीं था, शंकुनुमा थी, इसलिए मतलब बहुत मुश्किल से ही उस पर पैर रखकर खड़ा हुआ जा सकता था। चारों तरफ हजारों मीटर स्लीप लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने सुरक्षा का प्रश्न था, मतलब ऊपर से देखने पर चक्कर आ जाए और व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाए और नीचे घाटियां हैं, तो ऐसा खतरा था। तो मतलब वहाँ पर पैर रखना बहुत सावधानी बरतने वाली मतलब ज़रूरत थी, सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। पैर रखकर खड़े होना बहुत जोखिम भरा था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। पहले पैर रखने की जगह बनाई, इसके बाद मैं घुटनों के बल फिर बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज पर चुंबन लिया, उसे चूमा। बिना उठे ही अपने थैले से दुर्गा माता का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला और मैंने अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा। छोटी सी पूजा अर्चना की कि भगवान का शुक्र किया, दुर्गा माँ को याद किया। दुर्गा माँ शक्ति की देवी हैं और हनुमान जी जो हैं वो पवन पुत्र हनुमान दूसरों के संकट हरने वाले हैं, तो दोनों ही देवी देवताओं को उसने याद किया और फिर उसे वहीं पर बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। कहते हैं इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ी खुशी थी और उसने माता पिता का ध्यान किया।
क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को किसी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और माता पिता को उसने याद किया। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े, अपने रज्जू नेता अंग दौड़जी के प्रति आदर भाव से झुकी, मतलब उसका भी शुक्रिया अदा किया। अंग दौड़जी जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था, मुझे हौसला दिया था, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। मतलब वह एक इकलौता व्यक्ति था जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था और वो बधाई का पात्र था। उन्होंने मुझे गले लगाया, कानों में फुसफुसाया, कानों में धीरे से कहा, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम गुलजर भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी। तब हम हाथ में वॉकी हमारे भी हाथ मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर जो उनके नेता थे, वो भी हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए, मुझे बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि पहले तो वो एक कॉमन लड़की थी, उसे कोई भी जानता नहीं था, लेकिन आज जब वो वापस जाएगी तो वह संसार बिल्कुल उसके लिए बदल चुका होगा। वह पहली भारतीय औरत बन गई है जो जिसने इतनी बड़ी सफलता पाई है और उसका नाम सारे संसार में अब प्रसिद्ध हो चुका है। तो कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई दी और कहा कि अब तुम शिखर पर, सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी हो। तो इस पाठ को पढ़कर हमें पता चलता है कि बचेंद्री कितनी साहसिक औरत थी और अपने परिश्रम के बल पर जो भी उसने अपने मन में ठानी, अपना लक्ष्य रखा जीवन में और जो भी वह पाना चाहती थी, उसने बहुत उसके लिए परिश्रम किया और सफलता की ऊंचाइयों को अपने जीवन में प्राप्त किया। तो आप इस चैप्टर को आज अच्छे से पढ़ो। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और सभी